भारत का 2026-2027 का आम बजट पेश कर दिया गया है, जो कुछ लोगों के लिए खुशी, कुछ के लिए गम और कुछ के लिए इंतजार लेकर आया है। और इसके बीच लंबे समय से रुका हुआ भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का ट्रेड डील भी, उसकी भी घोषणा हो गई है। इसलिए मैं आपके सवाल यानी जनता के सवाल, व्यापार जगत से जुड़े हुए सवाल, विपक्ष के भी सवाल लेकर आई हूं और उम्मीद कर रही हूं कि आप उन सारे सवालों के जवाब देंगे। पर शुरुआत मैं करना चाहती हूं मैम आपको बधाई देके by congratulating you on your 9 consecutive budget. I know you have told me many a times before that it doesn't matter whether a man or a woman sits on this chair, ma'am. But as a woman, I tell you that I feel very proud. Next year, you will be matching the record of Morarji Desai of putting forth the maximum number of budgets in the country, and a year later, you will be breaking that record. So I think I'm going to hearty congratulations for that, ma'am, to you. Very much. And I want to begin by asking this. You know, a lot of people did a lot of analysis of this budget, but what struck me was this, कि सबने कहा फ्यूचरिस्टिक बजट है, ऐसा है, वैसा है। जो मुझे समझ में आया वो निर्मला सीतारमण जी ऐसा है कि आपके सामने 5 चुनाव हैं, 5 स्टेट के चुनाव हैं, उसके बावजूद आपने इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं किया उन 5 स्टेट्स के लिए जो ऐसा लगे कि बस चुनाव के पहले बजट में उनके लिए फ्रीबीज दी गई है या उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की गई है। पिछली बार बिहार के चुनाव के पहले आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कई तरह के वहाँ अनाउंसमेंट्स किए थे मैम, रेल की सुविधा करी, बहुत सारी चीज़ें की। इसलिए आशा लोगों को थी इस बार कि ये 5 स्टेट, बंगाल हो चाहे तमिलनाडु हो, असम हो, आप कुछ कहेंगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया निर्मला सीतारमण जी को कि भाई कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू स्टैंड फर्म एंड नथिंग कम्स योर वे? ये एक नज़रिया है बजट को देखने के लिए। Okay. मगर दूसरे नज़रिया उन स्टेट्स का भी मैं प्रावधान की हूँ, जैसे रेयर अर्थ कॉरिडोर केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए, दोनों चुनाव में जा रहे हैं। ठीक है। फास्ट ट्रैक ट्रेन चेन्नई जा रही है। ठीक है। और नारियल प्रमोशन बोर्ड दोनों केरल के लिए और तमिलनाडु के लिए। ऐसे ही बंगाल के लिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, सो बंगाल से शुरू होकर के सूरत तक जाने वाले कॉरिडोर उधर से ही आ रही है। फिर बंगाल का दूसरा एक और विषय वो वाटरवेज का भी, नेशनल वाटरवेज, उसका भी फायदा बंगाल को मिलेगा। ठीक है। फिर फ्रेट कॉरिडोर भी, सो बंगाल का भी प्रावधान किया है। हाँ, आपके नजरिए से किया है? चुनावी स्टेट्स को भी किया है। क्योंकि पिछली बार आपने मखाना बोर्ड किया, आपने कोल्ड स्टोरेज किया, नई हवाई अड्डे आपने दिए, सड़क पुल बनवाया, इतना सब आपने बिहार के लिए किया। तो और आपने मधुबनी साड़ी पहनी थी तो सब ने बोला कि भाई ये तो बिहार का बजट है। इस बार इन सारे 5 स्टेट्स के आम आदमी के लिए कुछ खास ऐसा नहीं लगा आपकी बजट सुनकर? आपको क्या लगता है? अरे नारियल पालन करने वाला किसान नहीं है, वो आम आदमी नहीं है। और फास्ट ट्रैक ट्रेन में सफ़र करने वाले वो आम जनता नहीं है, आम नागरिक नहीं है। फिर ये रेयर अर्थ कॉरिडोर जो हम बना रहे हैं, और तमिलनाडु का एक और विषय डिफेंस कॉरिडोर भी, अभी रेयर अर्थ कॉरिडोर भी, दोनों मोदी जी के समय ही उनको दिया गया है। और रेयर अर्थ कॉरिडोर में जहाँ रेयर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसको एक तरह रिफाइन करना, फिर मैग्नेट जैसे या कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो बनाना, इस सब में जॉब्स मिलना, ये आम आदमी के लिए नहीं है। Okay. ठीक है। तो मैं आपसे एक और इस पे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स है, इनके जो बीजेपी नेता सब थे, उनसे कुछ दबाव था निर्मला जी के ऊपर कि कुछ और भी दीजिए, हमें जाना है इलेक्शन में? नहीं, उनसे इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हो और दूसरे हो, बीजेपी की यूनिट से केंद्र पार्टी को रिकमेंडेशंस आता है बजट के लिए, हमारे लिए, हमारा इंडस्ट्री, हमारे राज्य में जो इंडस्ट्री है या बिजनेस है, ट्रेड है, उनसे संपर्क करके वो कंपाइल करके बेचते हैं। वो भी हमें मिला है। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आई थी?
सबसे रिक्वेस्ट आता है, मगर कितना बैलेंस कर पाऊँ उतना मैंने लिया। उतना आपने लिया। हर बार मैम जब ये बजट आती है ना तो आम आदमियों की उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ती है, और पिछले बजट में जब आपने सीलिंग बढ़ा दी थी 12 लाख रुपीस तक कर दी थी, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो 13 हो जाए, शायद वो 14 लाख हो जाए। अब मैम देखिए, एक्सपेक्टेशन की बात कर रही हूँ, जो लोग सड़क पे बात करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, मगर इस बार यू हैव स्टेड अवे फ्रॉम दैट। आपने ऐसा कुछ कोई भी प्रावधान नहीं किया है। पिछले बार आपने रियायत दी इनकम टैक्स में, इस बार ऐसी कोई चीज हुई नहीं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या जवाब है उन आम आदमियों को जिनकी ये एक्सपेक्टेशन निर्मला सीतारमण जी से थी। मैं छोटा सा विषय याद दिलाना चाहती हूँ। पिछले बार जब हम एकदम 12 तक पहुंचे जी, इनकम टैक्स छूट 7.7 लाख करोड़ का था जी। उसको कई लोग बोल रहे थे 8 तक होगा एग्जेम्पशन, 7.76 लाख करोड़ से बढ़ करके 9 तक जाएगा जी। हम एक ही झटके बार में 12 ले गए। हाँ। वो अनाउंसमेंट जब हुआ उसका फाइलिंग इस साल से ही होगा जी, है ना। पूरे 12 महीने के इनकम के ऊपर जो रिटर्न भरवाओगे वो इस साल में होगा जी। उससे मेरा कमाना या टैक्स फॉरगॉन करना वो सब इस साल से शुरू। आपके एक्सपेक्टेशन वाजिब हो सकता है मगर उसका फायदा मुझे 1 साल तक भी नहीं मिला। जो छूट दिया मैंने उससे छूट देने के बाद जो कमाना है वो इस साल से शुरू होगा। उससे पहले मैं दूसरी कैसे दूं? और अगर मैं 7.76 लाख करोड़ से लाख रुपीस से जी, हर व्यक्ति का 8 तक किया तो आप बोल सकते हैं 9 तक करे, 10 तक करे। एकदम 4 लाख करोड़, 4 लाख इंक्रीमेंट एक ही जंप में। फिर मैं कैसे इस साल भी दूं? अगले साल की क्या होगी बात मैम, देखते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताइए मैम, जब आपने ये बजट खड़े होकर पेश किया उस वक्त जो एनालिसिस शुरू हुई, नेक्स्ट डे के पेपर्स में जो रिफ्लेक्ट किए, उन्होंने ये कहा कि निर्मला सीतारमण हैज प्लेड द कैप्टन कूल, हर साइट इज ऑन द शोर्स, लंबी पारी खेल रही हैं, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स देख रही हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, अगर ये भविष्य का बजट है तो वित्त मंत्री के सोच से आपने इस बजट में ऐसी क्या क्या चीजें दी हैं जो आपने 2047 को अपनी साइट में रख के किया हो? इसमें 3 ऐसे मार्कर आप लगा सकते हैं जी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा ये 21st सेंचुरी का दूसरी क्वार्टर का बजट होगा, पहली बजट 2026 से लेकर 2050 तक का ये पहला बजट है जी, जो 50 तक देख सकते हैं 25 इयर्स को। उसमें 2047 भी है जो विकसित भारत का साल। सो मेरा प्लानिंग उस 25 इयर्स के लिए कुछ ना कुछ इधर दिखना चाहिए। फिर नया फाइनेंस कमीशन का 5 साल वो साइकिल इस साल से शुरू हो रही है। द 16th फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 2026 से वो लागू हो रही है। सो 25 इयर्स, फाइनेंस कमीशन का 5 इयर्स और इस 1 साल का 12 महीने। सो इसमें शॉर्टेस्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी, लॉन्ग टर्म भी इन्वॉल्व है। और उस 25 इयर्स में हमारे विकसित भारत का डेस्टिनेशन हम तय कर चुके हैं ऑलरेडी। उस ओर जाने के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए क्या क्या हम करना है उसी में आत्मनिर्भरता हमारे लिए बहुत प्रामुख्यता रखते हैं हम। रेयर अर्थ्स का कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग का एम्फेसिस, उसके साथ साथ पीएलआई के द्वारा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग 40,000 करोड़ तक देना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाले, एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी रखने वाले और स्केल अप करने वाले, ये तीनों फीचर्स को ये तीनों सेक्टर्स ऑलरेडी फलन दे रहा है हमें।
उसके अलावा 7 सेक्टर्स ऐसे जिसमें भारत का आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत अहम रोल है, उन सब का भी पीएलआई में ले आ रहे हैं। फिर दूसरी ओर चैंपियन आउट ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई छोटे छोटे उद्योग के द्वारा ही हमारे एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूशन होता है। उन सबको प्रावधान देने के लिए हम चैंपियंस आउट ऑफ मीडियम सेक्टर हम बनाएंगे। उसका मतलब क्या है? एमएसएमई लघु उद्योग कभी भी डरते हैं बड़ा होने में। बड़ा होने में उनको लगता है कि एमएसएमई का जो सुविधा मिलता है वो सब छूट जाएगा। हम पिछले साल ही उनका डेफिनेशन को एक्सपेंड किए और उसके साथ साथ इस बार उनको इक्विटी कैपिटल देने का, लिक्विडिटी देने का और प्रोफेशनल असिस्टेंस देने का हम बहुत सारे प्रोविजंस कर रहे हैं, जिससे ये छोटा मतलब मीडियम साइज इंडस्ट्री बड़ा हो पाएगा। ये सब भी इमीडिएट इफेक्ट भी देगा और लॉन्ग टर्म भी देगा। ठीक है, तो जब आप हमारे फ्यूचर को इतना सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही, उसे बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैम हमारा वर्तमान भी तो अच्छा होना चाहिए ना। और जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, एक कंसर्निंग डेटा जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है मैम। जो स्कीम्स हैं, और मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि इस बार जो आपकी एलोकेशन है न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये आपने 25-26 में मैम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 846 करोड़ उसमें एलोकेट किया था। इस बार उसमें कमी हुई है। आपकी जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, उस पिछली बार उसमें 4400 करोड़ एलोकेट हुआ था, इस बार उसमें 500 करोड़ आपने कम कर दिया। इट हैज़ गॉन डाउन टू 3861 करोड़। तो जब हम देश के युवा की बात कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, फिर आप एलोकेशन कम करेंगी नहीं तो कैसे होगा? नहीं, इसका मतलब पूरे साल का इतना ही ऐसे नहीं है। बजट एस्टिमेट के समय पिछले बजट एस्टिमेट के साथ तुलकर आप इस साल के लिए इतना ऐसे कहकर पहले अमाउंट दे देते हैं। दे देते हैं मतलब प्रावधान करते हैं। चलते चलते नवंबर दिसंबर में एक सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स भी ले आते हैं। अगर उस विषय में और पैसा का आवश्यकता है तो पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए और ले आते हैं। इसीलिए कई बार बजट एस्टिमेट, बजट समर्पित करने के समय जो अमाउंट है उससे अलग अमाउंट होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट के समय, वो नवंबर दिसंबर में। सो ये मतलब नहीं है, ये फाइनल आंकड़े नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आप लेकर आएंगे। हाँ जी, ठीक है। मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपके जो स्टेट्स हैं, खास करके विपक्ष रूल स्टेट्स, बड़े दबे स्वर में ये कह रहे हैं, अभी तक खुल के कहा नहीं है मगर कहेंगे ज़रूर मैम, कि आपने इस बार 11% आपने जो मनरेगा है, अभी भी राम जी हो गया, उस पर आपने एलोकेशन बढ़ा दी है। बड़ी अच्छी बात है, ज़्यादा लोग को रोज़गार मिलेगा। लेकिन 40% अब तो स्टेट को देना पड़ेगा। आपने पैसे बढ़ा दिए, उनके ऊपर बर्डन बढ़ा, तो दबे स्वर में तो अब वो भी अनॉय हो रहे हैं कि भाई पैसा तो हमें भी निकालना पड़ेगा, हमारे ऊपर भी ये बढ़ा रही है भार। आप क्या कहेंगे उन स्टेट्स को? क्यों? जनता भारतीय जनता नहीं है? आपका भी हमारा भी जिम्मेदारी है, उनके जितनी भी स्कीम्स है उसमें भागीदारी दोनों लेना चाहिए। जब पैसा केंद्र से नहीं मिला, आप बार बार बोल रहे थे क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा। अभी तो हम बोल रहे हैं भाई, पुराने मनरेगा और नए जी राम जी दोनों मिलकर के 1,20,000 करोड़ प्रावधान कर दिए। उपयोग करो, पैसा जैसे निकालना है उपयोग करिए। ओके, हम सबके जनता है। सही बात है, सबकी जनता है, हर पार्टी की जनता है। अब मैं ट्रेड डील पे आना चाहती हूँ मैम, और मैं ये बात समझती हूँ कि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट हुई है, फाइन प्रिंट समय लगेगा, सवाल बहुत उठ रहे हैं, विपक्ष बहुत सारे सवाल उठा रहा है, पर मेरे 2 पॉइंटेड सवाल हैं मैम। देखिए, ये देश जानना चाहता है कि जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें और डेयरी सेक्टर की बात करें, ये 2 एरियाज जो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक समझ में आई, इस पर क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, लेकिन मैम वो स्टेटमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है, और कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वहाँ की एग्रीकल्चरल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्विटर पे थैंक यू पोटस करके लिख दिया कि भाई हम बिल्कुल खुल रहा है बाजार, एग्रीकल्चर का बाजार खुल रहा है इंडिया में उनके लिए।
तो मैम आप बताइए, हमारे देश के किसान और हमारे छोटे व्यापारी, इनके लिए तो ये बहुत भारी पड़ेगा. वी वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव एंड व्हाट इज द एश्योरेंस दैट यू कैन गिव. कॉमर्स मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया. हाँ. एक तो स्पष्ट कर दिया पीयूष गोयल जी ने कि किसान, खेती और दुग्ध मिल्क उत्पादन और उस सेक्टर का डेयरी, सो एग्रीकल्चर एंड डेयरी का इंटरेस्ट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेगा. ये विषय दूसरा आपका भी होगा मैम, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि जीरो कर देगा भारत. जीरो अगर ऐसा होता है, पहले तो उनकी स्टेटमेंट्स का भरोसा करना ही थोड़ा मुश्किल होता है मैम. सुबह उठ के कुछ कहते हैं, शाम में कुछ और कहते हैं. लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि 0% इंपोर्ट ड्यूटी भारत करने वाला है और हमारे ऊपर, हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 18% वो लगाएंगे वहां पर, तो ये कौन सा फेयर प्लेइंग या लेवल प्लेइंग फील्ड है हमारे लिए? इसीलिए हम इतना इसमें तेजी से जाना नहीं जाना है, क्योंकि 50% तक टैरिफ लगाने वाले अमेरिका जी आज बोल रहे हैं उसको ले आए 18 में जी. वो खबर सिर्फ उतना तक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो जो 18 हमें दिया है जी, हमारे कंपटीशन, हम जैसे हमारे तुलनात्मक देश से आप कंपेयर करते हुए जी. ये ही सबसे लोवेस्ट है. ठीक है. दिस इज द बेस्ट. मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, बांग्लादेश, इन सब को जोड़ो, हर एक उनका रेट इससे ज्यादा ही है. इसीलिए वो उस हद तक मैं ये बोल सकती हूँ कि इट्स गुड that it has come down from 50 to 18. आपने बोलने क्यों नहीं दिया उन लोगों को? बोलने क्यों नहीं दिया राहुल गांधी को? 2 दिन कोशिश करी राहुल गांधी ने बोलने की. सो तोड़ मरोड़ करो लोकसभा के रूल्स, सो उसको बोलने देना. फिर निशिकांत दुबे को बोलने दो, वो भी लेके आ रहा, एक नहीं 7 किताब आपके पूरे भंडार खोलेगा. वो कहते रहे कि वो नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना चाहते हैं, आप लोग ने नहीं बात करने दिया. बात करने का रूल के मुताबिक कैसे बात करना वो करो, हम पेशेंटली बैठ करके सुनेंगे, मगर रूल के मुताबिक करो. अनपब्लिश्ड बुक के बारे में मत करो. नहीं. ठीक है, ठीक है. पर मैं बिल्कुल रैप अप करना चाहती हूँ मैम. एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि हम अब रूस से इंडिया, वो तो लेकिन ये 3-4 बार कह चुके हैं और भारत ने कभी भी इस बात की कॉन्फर्मेशन नहीं करी. उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे वापस कि अगर मान लीजिए ऐसा है कि भारत नहीं खरीदेगा रूस से तेल और वेनेजुएला से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, मैं समझना चाहती हूँ क्या तेल के बाजार में तेल के प्राइसेस में इजाफा होगा? क्योंकि अगर हम रूस से चीप ऑयल नहीं खरीद रहे हैं तो क्या हम वो सारा बर्डन अपने लोगों पर पास ऑन करने वाले हैं क्या? मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस देश का हित के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेंगे. नहीं करेंगे? कोई कुछ नहीं करेंगे. मैं इसका सीधा जवाब नहीं दे रही हूँ. आपका प्रश्न जो एकदम सटीक फोकस के साथ कल ये करेंगे नहीं करेंगे, उसमें सटीक जवाब नहीं दे रही हूँ, मगर सिर्फ ये बात बोल रही हूँ मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरे भरोसा रखूंगी कि देश का हित में वो आगे चलेंगे. चलते चलते मैम, निर्मला सीतारमण जी अपने ही बजट को कितनी मार्क्स देती हैं आउट ऑफ 10? मार्क्स नहीं देती हूँ मैं कभी. दे दीजिए मैम. नहीं. हाँ, ये जनता के हित में बनाए हुए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से बनाए हुए, जनता का आवाज सुनकर बनाए हुए एक पवित्र डॉक्यूमेंट है. इसका असेसमेंट करने का मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साहस नहीं करूंगी. One small anecdote, I don't know whether you remember, it has stuck with me. तो मुझे लगा आपसे एक बार पूछूं. आपको याद है आप पहली बार मुझे कहाँ मिली थी? Do you remember? It's about 20 years ago. 20 years ago, it was Grand Bhagwati, the hotel in Ahmedabad, and it was Chief Minister Narendra Modi ji, जिनका कोई फंक्शन था. मुझे अचानक फोन कॉल आया कि आओ, और मैं आई और मेरे पास पासेस कुछ नहीं थी. मैं लड़ती हुई सामने गई. I was looking for a place. आप सामने के रो में बैठी थी मैम. You saw me and you told me, Megha, come take my seat. And I turned around and I was like, no, you are the spokesperson. मैं कैसे आपकी जगह ले सकती हूँ? पर आप उठी, आप दूसरे चेयर पर बैठी और आपने वो जगह मुझे दी. मैम, from that day, 20 years ago, you know, and today when I sit in front
of the finance minister of this country. What a spectacular rise you've had. And I just want to compliment you. This is a compliment coming your Thank way, you. ma'am. Having Thank you seen very your much. journey for so Thank long. you very much. Very kind of you too.